नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पाकिस्तान पर बार बार झूठ फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। प्रतीक माथुर ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने एक बार फिर कश्मीर राग अलाप दिया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इस पर क्या सोचता है। यूएन में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने आगे कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाने के लिए बार बार अपना हताशपूर्ण प्रयास जारी रखता है। पाकिस्तान की बहुपक्षीय मंचों पर अपने झूठ से उस प्लेटफॉर्म की पवित्रता का दुरुपयोग करने की बुरी आदत है। वो ऐसा सहानुभूति के लिए करता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से संयुक्त बयान जारी किया था। रुचिरा काम्बोज ने ट्वीट कर लिखा, मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान प्रतिनिधित्व पर UNGA में G4 की तरफ से बयान दिया। सुरक्षा परिषद सुधार जितना ज्यादा वक्त तक रुका रहेगा, प्रतिनिधित्व में कमी उतनी ज्यादा होगी, जो सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रभावशीलता की सबसे अहम शर्त है। इस बीच ब्रिटेन ने एक बार फिर भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के रिजर्वेशन के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। UNSC में सुरक्षा परिषद संशोधन पर सालाना डिबेट को संबोधित करते हुए UK की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा, ब्रिटेन लंबे समय से स्थायी और अस्थायी कैटेगरी में सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीट के पक्ष में हैं। UNSC के वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। वैश्विक आबादी, अर्थव्यवस्था और नई जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की मांग काफी वक्त से हो रही है। सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीयों का सऊदी अरब जाना आसान हो जाएगा। दरअसल अब सऊदी अरब जाने के लिए भारतीय लोगों को वीजा अप्लाई करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के मुताबिक अब किसी भी शख्स को सऊदी अरब जाने के लिए वीजा लेते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य नहीं है। सऊदी अरब दूतावास ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दूतावास की तरफ से सऊदी अरब में शांति से रहने वाले 20 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों के योगदान की भी सराहना की गई। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सऊदी सरकार के इस फैसले को लेकर धन्यवाद किया। आपको बता दें कि किसी भी देश का वीजा लेना आसान काम नहीं होता। उसके लिए काफी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल होती है और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी शख्स को वीजा दिया जाता है। ऐसे में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे लोगों का समय बर्बाद होता है। हालांकि अब सऊदी जाने वाले भारतीय इस प्रक्रिया से बचकर अपना काफी समय बचा पाएंगे। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक UAE में 35 लाख भारतीय, जबकि सऊदी अरब में 30 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं। इसके अलावा RBI की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 अरब देशों से भारत का 53% विदेशी पैसा आता है। इन देशों में सबसे टॉप पर UAE है। उसके बाद सऊदी, कतर, कुवैत और ओमान का नंबर आता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है।
गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतकर भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने थे और 2021 में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद उन्हें आश्चर्यजनक तौर पर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। फिर से वे उसी सीट से उम्मीदवार हैं। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल एक गुजराती पाटीदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 1982 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और पेशे से बिल्डर रहे हैं। वहां से मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर बड़ा दिलचस्प है। लंबे समय से भूपेंद्र पटेल का जुड़ाव आरएसएस से रहा है। वे मोदी, शाह और आनंदीबेन के नजदीकी माने जाते हैं। 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक भूपेंद्र पटेल मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष थे। 2010 से 2015 तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 2015 से 17 के दौरान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। इसके बाद आया भूपेंद्र पटेल के राजनीतिक जीवन में ट्विस्ट। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं आनंदीबेन पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आनंदीबेन की सिफारिश पर ही घाटलोडिया सीट से भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। 2017 में पहली बार घाटलोडिया विधानसभा सीट से वो विधायक बने। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से हराया। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बनाए गए। भूपेंद्र भाई पटेल को उनके समर्थक दादा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि दादा भूपेंद्र पटेल जब किसी से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उन्हें जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कंधों पर बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी के वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। हालांकि टी20 का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और अब अगला मैच 20 नवंबर को खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही दमदार टीमें हैं। हर मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे को टक्कर देते भी नजर आते हैं। लेकिन आज हम आपको दोनों टीमों से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। ये बात है दोनों टीमों की सैलरी से जुड़ी हुई। भारतीय टीम की सैलरी की बात करें तो न्यूजीलैंड उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। भारतीय खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, एक वनडे के लिए 6 लाख और एक टी20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है तो उसे रकम का 50% मिलता है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 10,250 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 5.15 लाख भारतीय रुपए दिए जाते हैं। वहीं एक वनडे मैच के लिए खिलाड़ियों को 4,000 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि लगभग 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं एक टी20 मैच के लिए कीवी खिलाड़ियों को 250 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसी से आपको अनुमान लग गया होगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मैच फीस में कितना अंतर है। इसके अलावा जिस तरह से बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट जारी करता है, ठीक उसी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। न्यूजीलैंड के टॉप रैंक प्लेयर्स जैसे कि कप्तान केन विलियमसन को लगभग 5,23,396 न्यूजीलैंड डॉलर मिलते हैं, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 2.62 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की लिस्ट में शामिल कीवी खिलाड़ी की न्यूनतम सैलरी 3,67,196 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 1.83 करोड़ रुपए होते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने केवल 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वहीं मौजूदा समय में बीसीसीआई ने 28 खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट रखा है। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्रेड A+ से ग्रेड C तक बांटा हुआ है। ग्रेड A+ के खिलाड़ियों को 7 करोड़, ग्रेड A के खिलाड़ियों को 5 करोड़, ग्रेड B के खिलाड़ियों को 3 करोड़ और ग्रेड C के खिलाड़ियों को 1 करोड़। ये वो रकम है जो खिलाड़ियों को मिलनी तय होती है, चाहे वो कितने भी मैच खेलें। ग्रेड A+ में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। भारतीय टीम के ग्रेड B में खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। श्रीदेवी के जाने के बाद उनकी बेटी जाह्नवी में लोग अक्सर उनकी झलक पाते हैं। जाह्नवी भी
हर मौके पर अपनी मां को याद करती हुई दिखाई देती है। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने अपने चेन्नई स्थित घर का दौरा किया। दरअसल ये एक खास होम डेकोर मैगजीन के लिए खास फोटोशूट था। और सबसे खास बात ये कि पहली बार इस घर की ऐसी तस्वीरें फैंस ने देखी। न सिर्फ जाह्नवी बल्कि श्रीदेवी के फैंस के लिए ये बेहद खास पल था, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा भावनात्मक और नॉस्टैल्जिक पल। क्योंकि आपको बता दें, ये चेन्नई का वही घर है जो श्रीदेवी ने सबसे पहले खरीदा था और उसे खुद सजाया। श्रीदेवी के अचानक जाने से उनके करोड़ों फैंस सदमे में चले गए थे। श्रीदेवी पूरी दुनिया में जहां भी घूमने गई, वहां से लाए सामान से उन्होंने अपने घर को बहुत दिल से सजाया था। पूरा घर दिखाते हुए जाह्नवी ने जो सबसे खास चीज दिखाई वो थी श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी की तस्वीरें, जो इस घर की एक दीवार पर सजी हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बारे में कुछ बेहद खास बताया जाह्नवी ने। ये तस्वीरें शेयर करते हुए जाह्नवी ने लिखा, ये लोग काफी तनाव में दिख रहे हैं, शायद ये एक सीक्रेट वेडिंग थी इसलिए। इसके साथ ही वे कहती हैं, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए भी कि नहीं। जाह्नवी ने इस घर का पूरा टूर करवाया और बताया कि क्यों उनके बाथरूम में अभी लॉक नहीं है, क्योंकि श्रीदेवी को ये डर था कि जाह्नवी लड़कों से बात कर सकती हैं, इसलिए लॉक नहीं लगवाया। और रेनोवेशन के बाद भी जाह्नवी ने इसमें लॉक नहीं लगवाया है। हर चीज को वैसे ही सहेजा और सजाया गया है जैसे उनकी अम्मा यानी श्रीदेवी चाहती थी। फाइल नंबर 323 कथित तौर पर देश के चर्चित बैंक घोटाले, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के जीवन पर आधारित। लेकिन कहीं भी ये बात ऑफिशियली नहीं कही गई, पर कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लिहाजा पहले से ही इस पर भगोड़े ने आपत्ति कर दी है। सुनील शेट्टी और अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म फाइल नंबर 323 अब चर्चा में है। ये फिल्म अब विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। दरअसल फिल्म को लेकर भगोड़े मेहुल चौकसी ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक को एक सीज एंड डिजिस्ट नोटिस जारी कर दिया है। सुनील शेट्टी का कहना है वो तो इस बात से खुश हैं कि उनकी फिल्म को कानूनी नोटिस जारी किया गया। सुनील शेट्टी ने कहा है, मैं खुश था। सच ये है किसी ने हमें ये कहते हुए कानूनी नोटिस भेजा है कि वे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। ये हास्यास्पद है। मेरे प्रोड्यूसर ने जो जवाब दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया कि आप ही हैं वो जिसने अपना नाम खराब किया है। आप हमें स्पष्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पब्लिक डोमेन में जो था वो हमारे लिए उपयोगी था और ये हमारे लिए एक फिल्म के लिए दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि इससे पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के निर्माता कलोल दास और पार्थ रावल ने बताया कि मेहुल चौकसी के दावे गलत हैं। पार्थ रावल ने साफ कहा, जो लोग देशवासियों का पैसा लूटकर फरार चल रहे हैं वो हमें नोटिस भेज रहे हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, शूटिंग शुरू हो चुकी है, फिल्म बड़े पैमाने पर होगी। उन्होंने कहा, सवाल ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार जब इतना बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ, बैंकों से इतना पैसा ले लिया गया, तो उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? बैंकों से इस तरह पैसा लेने की इजाजत आखिर क्यों और कैसे दी गई? और उस पैसे का क्या किया गया? ये लोग है कहाँ पर? उनके साथ काम करने वाले हजारों लोगों का क्या हुआ? ये फिल्म इन सवालों के जवाब लेकर आ रही है और बेहद इंटरेस्टिंग होगी। किसी भी कीमत पर फिल्म की शूटिंग रोकी नहीं जाएगी। बहुत कम ऐसी सीक्वल्स आती हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शक बेकरार रहते हैं। खास बात है कि ओरिजिनल भाषा में वो पहले ही ये देख चुके हैं, कहानी वो जानते हैं, फिर भी उन्हें फिल्म उतना ही अपनी ओर खींचती है। ये कहानी दृश्यम 2 विजय की। पिछली फिल्म में एक केबल ऑपरेटर था विजय, अब एक थिएटर का मालिक हो चुका है। विजय चाहता है एक बेहतरीन फिल्म बनाना, इसके लिए सौरभ शुक्ला की मदद लेता है, लेकिन क्लाइमेक्स में बार बार अटक जाता है। जहां विजय अपनी फिल्म में बिजी है, उसका परिवार पिछले 2 अक्टूबर के सदमे से निकला नहीं है। ये बात कभी विजय की बेटी के बार बार पैनिक होने या उसकी बीवी के दिल में पुलिस के गहरे खौफ से साफ झलकती है। फिर भी सब सही ही चल रहा है जब तक अक्षय खन्ना नहीं आते गोवा में और फिर से लाश की तलाश शुरू नहीं होती।
जाहिर है पिछली कहानी को देखने वाले ही इसे समझकर रिलेट करेंगे और इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। विजय और उसकी फैमिली जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, अब फिर से है पुलिस के निशाने पर। वही इन्वेस्टिगेशंस, वही चेजिंग, वही सवाल, कहीं कहीं प्रताड़ना भी, सब दोबारा सहना पड़ता है। क्या ये आखिरकार विजय सालगांवकर को तोड़ देगा? क्या सच सामने आ पाएगा? जो नहीं दिख रहा क्या वो दिख जाएगा? दृश्यम का राज क्या खुल जाएगा? इस बार फिल्म से यही उम्मीदें हैं। आखिर के 20 मिनट में लगभग सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। विजय और उसके परिवार की कहानी वही है। हिंदी में सीक्वल 7 साल बाद आ रहा है, लेकिन क्रेज उतना ही है। ये बहुत कम फिल्मों के साथ होता है। तब्बू और अजय देवगन के साथ अक्षय खन्ना का जादू स्क्रीन पर साफ दिखता है। श्रेया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल ने कहीं से भी अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं किया। सौरभ शुक्ला और रजत कपूर तो मंजे हुए हैं ही, जितना रोल भी मिले उसमें कमाल दिखाते हैं। एक ऐसी फिल्म जो पहले से लोग किसी दूसरी भाषा में देख चुके हैं, सुपर डुपर हिट रही है, उसे फिर से उतने ही क्रेज के साथ दिखाना और उम्मीदों पर खरा उतरना, ये एक प्रेशर का काम है। लेकिन निर्देशक ने इसे बखूबी संभाला है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के हर सीन में जान डालता है। सुधीर के चौधरी की सिनेमैटोग्राफी शानदार है। आपको शुरुआत में फिल्म स्लो लग सकती है या फिर कुछ सीक्वेंस से जुड़े कुछ सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर करना बेहतर है क्योंकि फिल्म आपको पूरा वक्त एंगेज रखती है, इस बात की गारंटी है। एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है दृश्यम 2। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पाकिस्तान पर बार बार झूठ फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। प्रतीक माथुर ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने एक बार फिर कश्मीर राग अलाप दिया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इस पर क्या सोचता है। यूएन में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने आगे कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाने के लिए बार बार अपना हताशपूर्ण प्रयास जारी रखता है। पाकिस्तान की बहुपक्षीय मंचों पर अपने झूठ से उस प्लेटफॉर्म की पवित्रता का दुरुपयोग करने की बुरी आदत है। वो ऐसा सहानुभूति के लिए करता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से संयुक्त बयान जारी किया था। रुचिरा काम्बोज ने ट्वीट कर लिखा, मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान प्रतिनिधित्व पर UNGA में G4 की तरफ से बयान दिया। सुरक्षा परिषद सुधार जितना ज्यादा वक्त तक रुका रहेगा, प्रतिनिधित्व में कमी उतनी ज्यादा होगी, जो सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रभावशीलता की सबसे अहम शर्त है। इस बीच ब्रिटेन ने एक बार फिर भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के रिजर्वेशन के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। UNSC में सुरक्षा परिषद संशोधन पर सालाना डिबेट को संबोधित करते हुए UK की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा, ब्रिटेन लंबे समय से स्थायी और अस्थायी कैटेगरी में सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीट के पक्ष में हैं। UNSC के वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। वैश्विक आबादी, अर्थव्यवस्था और नई जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की मांग काफी वक्त से हो रही है। सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीयों का सऊदी अरब जाना आसान हो जाएगा। दरअसल अब सऊदी अरब जाने के लिए भारतीय लोगों को वीजा अप्लाई करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के मुताबिक अब किसी भी शख्स को सऊदी अरब जाने के लिए वीजा लेते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य नहीं है। सऊदी अरब दूतावास ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दूतावास की तरफ से सऊदी अरब में शांति से रहने वाले 20 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों के योगदान की भी सराहना की गई।
सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सऊदी सरकार के इस फैसले को लेकर धन्यवाद किया। आपको बता दें कि किसी भी देश का वीज़ा लेना आसान काम नहीं होता। उसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल होती है और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी शख्स को वीज़ा दिया जाता है। ऐसे में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे लोगों का समय बर्बाद होता है। हालांकि अब सऊदी जाने वाले भारतीय इस प्रक्रिया से बचकर अपना काफ़ी समय बचा पाएंगे। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक यूएई में 35 लाख भारतीय, जबकि सऊदी अरब में 30 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं। इसके अलावा आरबीआई की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 अरब देशों से भारत का 53% विदेशी पैसा आता है। इन देशों में सबसे टॉप पर यूएई है। उसके बाद सऊदी, कतर, कुवैत और ओमान का नंबर आता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतकर भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने थे और 2021 में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद उन्हें आश्चर्यजनक तौर पर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। फिर से वे उसी सीट से उम्मीदवार हैं। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल एक गुजराती पाटीदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 1982 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और पेशे से बिल्डर रहे हैं। वहां से मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर बड़ा दिलचस्प है। लंबे समय से भूपेंद्र पटेल का जुड़ाव आरएसएस से रहा है। वे मोदी, शाह और आनंदीबेन के नजदीकी माने जाते हैं। 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक भूपेंद्र पटेल मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष थे। 2010 से 2015 तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 2015 से 17 के दौरान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। इसके बाद आया भूपेंद्र पटेल के राजनीतिक जीवन में ट्विस्ट। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं आनंदीबेन पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आनंदीबेन की सिफारिश पर ही घाटलोडिया सीट से भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। 2017 में पहली बार घाटलोडिया विधानसभा सीट से वो विधायक बने। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से हराया। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बनाए गए। भूपेंद्र भाई पटेल को उनके समर्थक दादा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि दादा भूपेंद्र पटेल जब किसी से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उन्हें जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कंधों पर बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी के वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। हालांकि टी20 का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और अब अगला मैच 20 नवंबर को खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही दमदार टीमें हैं। हर मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे को टक्कर देते भी नजर आते हैं। लेकिन आज हम आपको दोनों टीमों से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। ये बात है दोनों टीमों की सैलरी से जुड़ी हुई। भारतीय टीम की सैलरी की बात करें तो न्यूजीलैंड उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। भारतीय खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, एक वनडे के लिए 6 लाख और एक टी20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है तो उसे रकम का 50% मिलता है।
वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 10,250 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 5.15 लाख भारतीय रुपए दिए जाते हैं। वहीं एक वनडे मैच के लिए खिलाड़ियों को 4,000 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि लगभग 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं एक T20 मैच के लिए कीवी खिलाड़ियों को 250 न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसी से आपको अनुमान लग गया होगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मैच फीस में कितना अंतर है। इसके अलावा जिस तरह से बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट जारी करता है, ठीक उसी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। न्यूजीलैंड के टॉप रैंक प्लेयर्स जैसे कि कप्तान केन विलियमसन को लगभग 5,23,396 न्यूजीलैंड डॉलर मिलते हैं, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 2.62 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की लिस्ट में शामिल कीवी खिलाड़ी की न्यूनतम सैलरी 3,67,196 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 1.83 करोड़ रुपए होते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने केवल 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वहीं मौजूदा समय में बीसीसीआई ने 28 खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट रखा है। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्रेड A+ से ग्रेड C तक बांटा हुआ है। ग्रेड A+ के खिलाड़ियों को 7 करोड़, ग्रेड A के खिलाड़ियों को 5 करोड़, ग्रेड B के खिलाड़ियों को 3 करोड़ और ग्रेड C के खिलाड़ियों को 1 करोड़। ये वो रकम है जो खिलाड़ियों को मिलनी तय होती है, चाहे वो कितने भी मैच खेलें। ग्रेड A+ में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। भारतीय टीम के ग्रेड B में खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। श्रीदेवी के जाने के बाद उनकी बेटी जाह्नवी में लोग अक्सर उनकी झलक पाते हैं। जाह्नवी भी हर मौके पर अपनी मां को याद करती हुई दिखाई देती है। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने अपने चेन्नई स्थित घर का दौरा किया। दरअसल ये एक खास होम डेकोर मैगजीन के लिए खास फोटोशूट था। और सबसे खास बात यह कि पहली बार इस घर की ऐसी तस्वीरें फैंस ने देखी। न सिर्फ जाह्नवी बल्कि श्रीदेवी के फैंस के लिए ये बेहद खास पल था, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा भावनात्मक और नॉस्टैल्जिक पल। क्योंकि आपको बता दें, ये चेन्नई का वही घर है जो श्रीदेवी ने सबसे पहले खरीदा था और उसे खुद सजाया। श्रीदेवी के अचानक जाने से उनके करोड़ों फैंस सदमे में चले गए थे। श्रीदेवी पूरी दुनिया में जहां भी घूमने गई, वहां से लाए सामान से उन्होंने अपने घर को बहुत दिल से सजाया था। पूरा घर दिखाते हुए जाह्नवी ने जो सबसे खास चीज दिखाई वो थी श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी की तस्वीरें, जो इस घर की एक दीवार पर सजी हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बारे में कुछ बेहद खास बताया जाह्नवी ने। ये तस्वीरें शेयर करते हुए जाह्नवी ने लिखा, ये लोग काफी तनाव में दिख रहे हैं, शायद ये एक सीक्रेट वेडिंग थी इसलिए। इसके साथ ही वे कहती हैं, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए भी कि नहीं। जाह्नवी ने इस घर का पूरा टूर करवाया और बताया कि क्यों उनके बाथरूम में अभी लॉक नहीं है, क्योंकि श्रीदेवी को ये डर था कि जाह्नवी लड़कों से बात कर सकती हैं, इसलिए लॉक नहीं लगवाया। और रेनोवेशन के बाद भी जाह्नवी ने इसमें लॉक नहीं लगवाया है। हर चीज को वैसे ही सहेजा और सजाया गया है जैसे उनकी अम्मा यानी श्रीदेवी चाहती थी। फाइल नंबर 323 कथित तौर पर देश के चर्चित बैंक घोटाले, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के जीवन पर आधारित। लेकिन कहीं भी ये बात ऑफिशियली नहीं कही गई, पर कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लिहाजा पहले से ही इस पर भगोड़े ने आपत्ति कर दी है। सुनील शेट्टी और अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म फाइल नंबर 323 अब चर्चा में है। ये फिल्म अब विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। दरअसल फिल्म को लेकर भगोड़े मेहुल चौकसी ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक को एक सीज एंड डिजिस्ट नोटिस जारी कर दिया है। सुनील शेट्टी का कहना है वो तो इस बात से खुश हैं कि उनकी फिल्म को कानूनी नोटिस जारी किया गया। सुनील शेट्टी ने कहा है, मैं खुश था। सच ये है किसी ने हमें ये कहते हुए कानूनी नोटिस भेजा है कि वे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। ये हास्यास्पद है। मेरे प्रोड्यूसर ने जो जवाब दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया कि आप ही हैं वो जिसने अपना नाम खराब किया है। आप हमें स्पष्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पब्लिक डोमेन में जो था वो हमारे लिए उपयोगी था और ये हमारे लिए एक फिल्म के लिए दिलचस्प कहानी है।
आपको बता दें कि इससे पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के निर्माता कलोल दास और पार्थ रावल ने बताया कि मेहुल चौकसी के दावे गलत हैं। पार्थ रावल ने साफ कहा, जो लोग देशवासियों का पैसा लूटकर फरार चल रहे हैं वो हमें नोटिस भेज रहे हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, शूटिंग शुरू हो चुकी है, फिल्म बड़े पैमाने पर होगी। उन्होंने कहा, सवाल ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार जब इतना बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ, बैंकों से इतना पैसा ले लिया गया, तो उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? बैंकों से इस तरह पैसा लेने की इजाजत आखिर क्यों और कैसे दी गई? और उस पैसे का क्या किया गया? ये लोग है कहाँ पर? उनके साथ काम करने वाले हजारों लोगों का क्या हुआ? ये फिल्म इन सवालों के जवाब लेकर आ रही है और बेहद इंटरेस्टिंग होगी। किसी भी कीमत पर फिल्म की शूटिंग रोकी नहीं जाएगी। बहुत कम ऐसी सीक्वल्स आती हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शक बेकरार रहते हैं। खास बात है कि ओरिजिनल भाषा में वो पहले ही ये देख चुके हैं, कहानी वो जानते हैं, फिर भी उन्हें फिल्म उतना ही अपनी ओर खींचती है। ये कहानी दृश्यम 2 विजय की। पिछली फिल्म में एक केबल ऑपरेटर था विजय, अब एक थिएटर का मालिक हो चुका है। विजय चाहता है एक बेहतरीन फिल्म बनाना, इसके लिए सौरभ शुक्ला की मदद लेता है, लेकिन क्लाइमेक्स में बार बार अटक जाता है। जहां विजय अपनी फिल्म में बिजी है, उसका परिवार पिछले 2 अक्टूबर के सदमे से निकला नहीं है। ये बात कभी विजय की बेटी के बार बार पैनिक होने या उसकी बीवी के दिल में पुलिस के गहरे खौफ से साफ झलकती है। फिर भी सब सही ही चल रहा है जब तक अक्षय खन्ना नहीं आते गोवा में और फिर से लाश की तलाश शुरू नहीं होती। जाहिर है पिछली कहानी को देखने वाले ही इसे समझकर रिलेट करेंगे और इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। विजय और उसकी फैमिली, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, अब फिर से है पुलिस के निशाने पर। वही इन्वेस्टिगेशंस, वही चेजिंग, वही सवाल, कहीं कहीं प्रताड़ना भी, सब दोबारा सहना पड़ता है। क्या ये आखिरकार विजय सालगांवकर को तोड़ देगा? क्या सच सामने आ पाएगा? जो नहीं दिख रहा, क्या वो दिख जाएगा? दृश्यम का राज क्या खुल जाएगा? इस बार फिल्म से यही उम्मीदें हैं। आखिर के 20 मिनट में लगभग सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। विजय और उसके परिवार की कहानी वही है। हिंदी में सीक्वल 7 साल बाद आ रहा है, लेकिन क्रेज उतना ही है। ये बहुत कम फिल्मों के साथ होता है। तब्बू और अजय देवगन के साथ अक्षय खन्ना का जादू स्क्रीन पर साफ दिखता है। श्रेया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल ने कहीं से भी अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं किया। सौरभ शुक्ला और रजत कपूर तो मंजे हुए हैं ही, जितना रोल भी मिले उसमें कमाल दिखाते हैं। एक ऐसी फिल्म जो पहले से लोग किसी दूसरी भाषा में देख चुके हैं, सुपर डुपर हिट रही है, उसे फिर से उतने ही क्रेज के साथ दिखाना और उम्मीदों पर खरा उतरना, ये एक प्रेशर का काम है, लेकिन निर्देशक ने इसे बखूबी संभाला है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के हर सीन में जान डालता है। सुधीर के चौधरी की सिनेमैटोग्राफी शानदार है। आपको शुरुआत में फिल्म स्लो लग सकती है या फिर कुछ सीक्वेंस से जुड़े कुछ सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर करना बेहतर है क्योंकि फिल्म आपको पूरा वक्त एंगेज रखती है, इस बात की गारंटी है। एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है दृश्यम 2। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।